दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत इमरान खान की किताब से जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि इस किताब का उर्दू में तर्जुमा जनाब हारून रशीद ने किया है। ये किताब का बाब अव्वल है जिसका उन्वान था क्या मैं जन्नत में क्रिकेट खेल सकूंगा। आगे लिखते हैं, 19वीं सदी में बरतानिया ने भारत के इन इलाकों में एक मुख्तलिफ अंदाज का इस्तेमारी निज़ाम मुतारफ कराया जिन्हें राजवाड़े कहा जाता था। 500 से ज़्यादा वो नाम नहाद राजे और महाराजे बराह रास्त हुकूमत की बजाय अंग्रेज इन कठपुतलियों के जरिए इन सरजमीनों के अवाम पर हुकूमत चलाते। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान भी इन्हीं जैसे हैं। अपने कौमी मफादात के बरक्स वो अमरीकी अहकामात के मुताबिक फैसले सादर करते हैं। ये वो मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पनप रही है। जब मैं जवां साल था तो शाहराह कराकोरम का रुख किया करता जो भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर वाक़ है। अपनी बेहतरीन छुट्टियां मैंने इन पहाड़ी सिलसिलों में बसर की। कोह नवर्दी के लिए ये दुनिया के बेहतरीन मकामात से एक है। यहाँ दुनिया की बुलंद चोटियाँ हैं 24,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंची। इनमें दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद पहाड़ केटू भी शामिल है। यही दुनिया की छत है। 9,000 फुट की बुलंदी पर मल वादी से बढ़कर दुनिया में कोई खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी जहां फौज वाले सरमा में स्कीइंग के बर्फ पर फिसलने के मुकाबले मुनाकद कराते हैं। इन बस्तियों के मकीन बहुत ही गर्मजोश हैं और बेहद मोहब्बत करने वाले हैं। अब का हाल मालूम नहीं, लेकिन तब सयाह वहां न जाते थे। शहरों के शोर शगोब दूर एक दूधिया पानी वाली नदी के दोनों तरफ फैली वसतों को सुर्ख और सफ़ेद फूलों ने ढांप रखा था। हर सुबह जाग कर मैं नज़ारा किया करता और अपने आप से कहता यही तो जन्नत है। खुद को मुझे यकीन दिलाना पड़ता कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। इस इलाके के लोग तपाक और दोस्ताना मिजाज रखते हैं, जदीद सियाहत ज़दा इलाकों की तसना से पाक। एक सफ़र के दौरान 2 जीपों में से एक खराब हो गई। एक नौजवान ने पेशकश की कि शब बसरी के लिए हम इसके गांव चलें। 40 मिनट के बाद हम एक समर्दी झील के किनारे सनोबर के दरख्तों से घिरे एक गांव में पहुंचे। बहुत ही लजीज खाना उन्होंने हमें खिलाया जिसमें अंबियां यानी मशरूम शामिल थी। आज तक फिर ऐसा दस्तरखान न देखा। 14वीं के चांद ने जादू सा कर रखा था। सनोबर के दरख्तों में हवा बहती रही। झील किनारे रात भर हम जागते रहे। इस बेकरार जमाल पे हैरान पाकिस्तान का शुमाली इलाका स्विट्जरलैंड से दुगना बड़ा है। कौन जाने वहाँ इस तरह के कितने ही जमील और दिलकश इलाके और हैं। हुंजा की वादियों में भी ऐसे ही तजुर्बात से गुजरा। 1967 में पहली बार जब मैं इस इलाके में गया तो गर्म जोश देहाती हमें आड़ू और खुबानी पेश करते, अपने घरों में मेहमान बनाने के लिए बेताब से हो जाते। इन्हीं बर्फजारों में वो नादर और नायाब बर्फानी तेंदू स्नो लेपर्ड पाया जाता है जिसकी आंखों में सब्ज रंग की झलक होती है। एक चरवाहा इस तेंदुए के 2 बच्चे उठाए साबक रियासत नगर के दिल को पेश करने आया। 1974 तक गिलगित के जनूब में वाक़ वो इस मुख्तसर सी रियासत का हुक्मरान रहा था। ये गिलगित बल्तिस्तान के शुमाल में वाक़ है। तब हुंजा दूर दराज का एक मकाम था। पहाड़ों पर पतली पुरानी सड़कें, जाविया दर जाविया, हजारों फुट की बुलंदी से खौफजदा कर देने वाले मनाजर। दूसरी आलमी जंग के ज़माने की जीपों में बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा जा सकता। कभी नीचे निगाह पड़ती तो बर्बाद हो जाने वाली जीपों के ढांचे नजर आते। फिर कराकोरम तामीर हुई जिसे शाहराह रेशम भी कहा जाता है। हजारों बरस इस राह से तजारत होती रही, लेकिन खतरा मोल लेने वाले ही इस पर सफर कर सकते थे। अब ये बाकायदा सड़क है। दुनिया का नवा अजूबा इसलिए कि ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह है। कुर्राए अर्ज पर किसी भी सड़क की तामीर इतनी दुश्वार न रही होगी। पाकिस्तान और चीन को इस काम में 20 बरस लगे और 900 जिंदगियां इसकी नजर हुई। दुनिया के हसीन तरीन पहाड़ हैं। लोगों का रवैया अब भी दोस्ताना है। अगरचे तरक्की के अमल ने अपनी कीमत वसूल की है। आबादी में हौलनाक इजाफे के अलावा टिम्बर माफिया ने बेदर्दी से दरख्त काट कर जंगल वीरान कर दिए हैं। अफसोस के नए जमाने पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में तबाही लेकर आए। जो बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई उनमें से एक ये कि 1947 में जो आबादी 4 करोड़ से कम थी 4.5 गुना बढ़कर अब 18 करोड़ हो चुकी। हमारे मुल्क का फितरी हुस्न और जंगलात तेजी से गायब हो रहे हैं। 1950 और 60 की दहाई में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान को तबाही से दो चार करने वाले मसाइल में ये एक मसला भी शामिल है। असल मसला तो खुद रियासत के ताने बाने में खराबी है जिसने अंग्रेज़ों की रवायत और अदारों के साथ हमारी गुलामाना वाबस्तगी से जन्म दिया है।
بجائے اس کے کہ ہم ہماری اشرافیہ نو آبادیاتی غلامی کا توق تار پھینکتی، الٹا انہوں نے اسے اور مضبوطی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا کہ جس قدر کوئی پاکستانی انگریزوں کی نقالی کرے گا اسی قدر اس کی سماجی حیثیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پاکستانیوں نے انگریز بننے کی روش اختیار کی، ہوٹلوں کے بیروں سمیت ہر کوئی انگریزی بولنے لگا، انگریزی سوٹ وہ پہننے لگے، ہم بچے انگریزی فلمیں دیکھا کرتے، اختتام ہفتہ پر زیادہ مذہب لوگ انگریزی دھنوں پر رقص فرماتے، ان میں سے بعض تو اردو بھی انگریزی لہجے میں بولتے، ایسے بھی ہیں جو چپاتی اور گاڑھے شوربے والا سالن چھری کانٹے کے ساتھ تناول کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے۔ ان کے بنائے ہوئے کلبوں کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک پاکستانی کو انتظار اور کوشش سے گزرنا ہوگا، بالکل برعکس ایک گورا جب چاہے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے۔ ویٹر اس سے پوچھنے کی جرت نہ کرے گا کہ وہ ممبر بھی ہے یا نہیں۔ کراچی کے سندھ کلب میں جو اپنے آپ سے متنفر کالے صاحبوں کی پسندیدہ آماج گاہ ہے، پاکستانی ثقافت سے وابستہ کسی چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ 1871 میں یہ کلب انگریزوں نے تعمیر کیا تھا۔ 1974 تک اس میں شلوار قمیض پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ فوجی اور سول افسروں کی اکثریت پر مشتمل مختصر سی اشرافیہ نے مقامی باشندوں سے کراہت ورثے میں پائی۔ اقبال ایسے مفکرین سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے استعماری انداز میں وہ لوگوں پر حکم چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ استعماری عہد کے تمام ادارے چوں کے توں رہے۔ عام پاکستانی کے لیے فرق صرف یہ واقعہ ہوا کہ انگریز کی جگہ کالے صاحب نے لے لی۔ بعض اوقات ان کا رویہ غیر ملکیوں سے بھی بدتر ہوتا۔ جب غلام آقا ہو جائے تو وہ اپنے ہم نفسوں کے ساتھ اور بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ بہت سے افسر انگلش میڈیم اسکولوں سے آتے ہیں جو برطانیہ نے بنائے تھے، انگلینڈ کے پبلک اسکولوں کی طرز پر۔ 1948 میں میرے والد امپیریل کالج لندن سے اعلیٰ تعلیم کے بعد واپس آئے۔ اپنے علاقے میں وہ دوسرے شخص تھے جنہیں لندن ریٹرن کا مقام حاصل تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پورے کا پورا قصبہ ان کا استقبال کرنے امڑ آیا۔ ایسے لوگوں کا سماجی مرتبہ دفعتاً بلند ہو جاتا ہے، ان کی شادیاں زیادہ بارسوخ گھرانوں میں ممکن ہو جاتی۔ پاکستان اور اس سے زیادہ بھارت میں اب بھی شادی کے لیے گورے رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بھارت میں تو شادی کے لیے دیے جانے والے اشتہارات میں کہے اس امر کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ کتنے زمانے اس طرح گزرے کہ بھارت بیرون ملک سے در آنے والوں کی شکار گاہ رہا۔ شمال مغرب سے آنے والے فاتحین اکثر سرخ و سفید ہوتے، لہذا بر صغیر کی ذہنیت میں جسمانی رنگ کی فوقیت کا احساس بہت گہرا ہے۔ زمان پارک میں لندن ریٹرن فوراً ہی VIP بن جاتا۔ جب بھی میرا کوئی کزن برطانیہ سے حصول تعلیم کے بعد وطن واپس آتا، ہم سوالات کے انبار لے کر اس کے پاس جا پہنچتے کہ وہاں زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ مغرب سے محض ان کی شناسائی ہی ان کا سماجی مرتبہ بلند کرنے کے لیے کافی تھی۔ بر صغیر پہ اپنی حکمرانی کے ایام میں انگریزوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ مقامیوں کے ذہنوں میں احساس کمتری کاشت کیا۔ بیروں اور خانساموں کو مغل فوج کے جنرلوں شہزادوں کے ملبوسات پہنائے جاتے۔ فوج اور پولیس کے افسر برطانیہ میں رائج لباس زیب کرتے۔ 16ویں صدی کے وسط سے ابتدا کرنے والے مغل اقتدار کا زوال 17ویں صدی سے شروع ہوا۔ 16ویں صدی میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بروئے کار آنے زمانہ ہے، مغل سلطنت پورے جاہو جلال کے ساتھ کار فرما تھی۔ ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر انہیں حق کے حکمرانی تو حاصل تھا ہی، مغل بادشاہ کو دنیاوی نہیں بلکہ کسی حد تک روحانی طور پر بھی برتر مانا جاتا۔ ان درباروں کے شان و شوکت کی کہانیاں کہی جاتی۔ اول نصف صدی تک انگریز بھی ان کی پیروی کرتے رہے۔ وہ فارسی بولتے، مغل اشرافیہ جیسا لباس پہنا کرتے، سور اور گائے کے گوشت سے بچا کرتے اور مقامی عورتوں سے شادی کرنے کی کوشش کرتے، بعض اوقات تو ایک سے زیادہ۔ برطانوی مورخ ولیم ڈال ریمپل نے اس عہد میں انگریزوں کے تغیر پذیر رجحانات کو قلم بند کیا ہے۔ 17ویں صدی کے درمیان سے 18ویں صدی کے وسط تک انگریزوں نے تقریباً تمام افواج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اہل فرانس کے علاوہ سکھ اور مرہٹوں کو، اس سے پہلے سراج الدولہ اور شیر محسود ٹیپو سلطان ایک ایک کر کے سب چلے گئے، سب رخصت ہوئے۔ اب انگریزوں میں اعتماد بہت ہو گیا اور استعماری گھمنڈ کے نمو پانے کی ابتدا ہوئی۔ انجیلی عیسائیت سے تعلق رکھنے والا احساس برتری بھی اثر انداز ہوا۔ مسلمان مغل بادشاہوں کی تحقیر کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس عظیم سلطنت کی رسوائی کا جو کبھی اپنی مثال آپ تھی۔ آخری مغل، لاسٹ مغل میں ڈال ریمپل نے لکھا، فاتحین کی گاہ میں اب ہندوستان کے لوگ اس عظیم تہذیب اور دانش کے امین نہ رہے۔ 18ویں صدی کے سوما سر ولیم
जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग्स का इतराफ़ करते थे। अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से कबल हिंदुस्तान का निज़ाम तालीम एक मरकज़ और महवर पर न घूमा करता। हर गांव का अपना मदरसा था। अहल खैर जिसे चलाया करते। ज़्यादा बड़े अदारे औकाफ के तहत होते। वसी ज़रई अराज़ी की आमदन इनके लिए मुख्तस होती। 1757 में जब बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो मालूम हुआ कि 34% ज़रई ज़मीन टैक्स से मुस्तस्ना है। वो मुख्तलिफ किस्म के वक्फे जो मुफ्त तालीम और इलाज का बंदोबस्त करते। 1850 में G.W. लेटनर की तरफ से किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक औकाफ के तहत चलने वाले बाज़ मदारिस का मयार नहायत बुलंद था। उसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जैसा आला दर्जे के असातिज़ा इन अदारों में बखुशी काम करते कि हर ट्रस्ट की माकूल आमदन के सबब इनके मुआवजे बहुत मौजू होते। लेटनर ने मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर का सर्वे भी किया। उसके मुताबिक इस इलाके में ख्वानदगी की शरह 84% थी। 1947 में अंग्रेज़ गए तो ये शरह 9% रह गई थी। अंग्रेज़ों ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, औकाफ ख़त्म कर दिए, आमदन के ज़राए ख़त्म हुए तो मदारस बंद हो गए। अब उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले स्कूल बनाए और तालीम मरकज़ से कंट्रोल की जाने लगी। ये एक नया तबका तख्लीक करने का मंसूबा था। थॉमस मकौले के बकौल जो रंगो रूप में हिंदुस्तानी मगर अंदाज़े फ़िक्र नज़र में बरतानवी हो, अपनी आरा में, किरदार और ज़हनी एज के लिहाज से पसंद और नापसंद सभी में। उन्हें बरतानवी मयार की असनाद दी जाती और उनकी पीठ पीछे उनकी तजलील का सामान यूँ होता। अंग्रेज़ उन्हें ब्राउन साहब यानी काले अंग्रेज़ और बेबून कहकर उनका मजाक उड़ाते। बेबून अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बंदर है। बाद में यही बाबू में बदल गया। हिंदी में ये लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेज़ों का ये मतलब हरगिज़ न था। बरतानवी निज़ाम तालीम के असरात सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान और क्रिकेट तक महदूद न रहे। इस्तेमार ने एक सदी तक उसे मकामी सकाफत को तबाह करने और अपनी पसंद की अशराफियत तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ तादाद में बहुत कम थे। बराह रास्त वो इस वसी व अरीज़ मुल्क पर हुकूमत न कर सकते थे। चुनाचे तय दर तय ऐसे ग्रोहों की उन्हें ज़रूरत थी जो उनके लिए काम करें। गुलामी से पैदा होने वाला ये गलीज़ तरीन पहलू था। मैंने लाहौर के एचिसन कॉलेज में तालीम पाई जो बरतानवी राज में बनाए गए अहम तरीन अदारों में से एक है। अपने हम जमातों की तरह उस दौर में मैं भी ये समझता था हम उर्दू में तालीम देने वाले सरकारी स्कूलों के तलबा से अफजल हैं। इन अदारों में मज़ामीन की तदरीस अंग्रेज़ी में होती। तलबा को हुक्म दिया जाता कि वो बाहम इसी ज़ुबान में बात करें। स्कूल के औकात में अगर कोई बच्चा उर्दू बोलता हुआ पाया जाता तो उस पर जुर्माना आयद होता। आइन में हर चंद ये लिखा था, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। आज की ये पॉडकास्ट यहाँ पर रोकते हैं। अगली पॉडकास्ट में ये सिलसिला दोबारा जारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.